हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जैक पॉइंट। मैं वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। आइए हम शुरू करते हैं। कवक। हमने लास्ट क्लास में कवक क्या है, कवक से कौन कौन से मानव में रोग होते हैं, वो अच्छे से किया है। आज करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कि एग्ज़ाम के अंदर कैसे कैसे कवक से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन आते हैं। और सभी प्रकार के एग्जाम में या ह्यूमन डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हम जितने भी ह्यूमन डिसीज है वो किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, वो सब करेंगे। तो आइए हम कवक से रिलेटेड जो डिसीज होती है या कवक से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं उनकी करेंगे प्रैक्टिस। आइए शुरू करते हैं। तो देखो, जो कवक है, कवक फंगी की खोज किसने की थी? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जो खोज की थी वो पिएरे एंटोनियो मिचेली या मिशेली नाम के क्या है साइंटिस्ट हैं। पिएरे एंटोनियो मिशेली या मिचेली, इन्होंने क्या की थी, कवक की खोज की थी और पेड़ों में पेड़ पौधों के जो बीजाणु होते हैं उसके रूप में क्या है दिखाई दिया था। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। देखो, खोज की थी मिशेली ने, पर अगर इसके जनक की बात करें, आधुनिक जनक की बात करें, तो हेनरिक एंटोन डी बेरी, हेनरिक एंटोन डी बेरी, इन्होंने क्या किया था, जो कवक खोजा था उस कवक को किस प्रकार का ये चलन है, गति करते हैं या इनका जो पोषण है वो पोषण कैसे करते हैं, रोग कैसे फैलाते हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल बताई थी। तो इसलिए आधुनिक कवक के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक कवक जनक, कवक जनक, जनक कहा जाता है। किसको? हेनरिक एंटोनिन बेरी को आधुनिक जनक कहा जाता है। मैंने बताया कि इसने क्या किया था, इसके पूरी डिटेल बताई थी, कैसे पोषण करता है, कैसे गति करता है, कैसे ये रहता है, किस प्रकार का होता है, कोष के होता है, कैसा होता है। अब कवक किस प्रकार के जीव हैं? तो जो जीव हैं वो किस प्रकार के हैं? यूकैरियोटिक जीव हैं। कैसे हैं? यूकैरियोटिक। जैसे प्रोटोजोआ के बारे में बताया था ना, तो मैंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बताया, बिल्कुल अच्छे से डायग्राम में समझाया है कि यूकैरियोटिक। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, क्लास देखिए। यूकैरियोटिक में सीधा से क्या है, जो सेल्स जो केंद्रक होगा वो क्या है, कोशिका केंद्रक झिल्ली होगी, उस केंद्र की भी क्या होगी, झिल्ली होगी। और क्या होगा, इसमें कोशिका द्रव्य भी होगा और यहाँ पे क्या प्लाज्मा होगा द्रव्य। और इसके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर क्या अलग अलग क्या है, कोशिकावध या झिल्लीबंद अलग अलग क्या है, इसके अंदर अंग पाए जाए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या लाइसोसोम है, राइबोसोम है, बहुत सारे क्या इसके अंदर पाए जाते हैं। वो क्या होता है? यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होता है। तो कवक भी क्या है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। अब जो खमीर है, खमीर को यीस्ट बोल देते हैं। क्या यीस्ट का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य में किया जाता है? मैंने अब इसके बारे में अच्छे से आपको क्लास में बताया था कि खमीर का या फिर यीस्ट बोला जाता है, इससे दोनों एक ही हैं। इसका यूज जो डबल रोटी या ब्रेड बनाती हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है, या फिर जो शराब बनाती हैं, जो उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, शराब में जो पदार्थ है उसको गलाने सड़ाने के लिए भी क्या इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या है, शराब व ब्रेड बनाने में। समझ में आया? बहुत बार एग्जाम में आया है, चाहे आपका एग्जाम एसएससी को या रेलवे को, किसी प्रकार का स्टेट एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो ये याद रखिए। उसके बाद हम बात करते हैं कवक का अध्ययन किस नाम से किया जाता है। मतलब कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। प्रोटोजोआ को क्या कहते हैं? प्रोटोजोलॉजी। बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी, वायरस को वायरोलॉजी, ऐसे ही कवक को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। लाइकेन किसका उदाहरण है? मैंने देखो बहुत बार एग्जाम के अंदर लाइकेन, ठीक है, क्या है, लाइकेन, और एक क्या है, माइकोराजा। ये देखो लाइकेन का तो आपने शायद बहुत बार पढ़ रखा है, बट आज के टाइम में क्या है, माइकोराजा से ज़्यादा क्वेश्चन आने लग गए हैं। किससे? माइकोराजा से।
ये रहा देखो माइक्रोराजा, इसके बारे में अलग से मैं बताऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखिए। जो लाइकन है, लाइकन किसका उदाहरण है? ये सहजीवी है। सहजीवी का मतलब क्या है? सिम्बोटिक। सिम्बोटिक का मतलब क्या है? सिम्बोटिक का मतलब क्या है? देखो कि इसके अंदर जो कवक है, कवक और कवक के साथ कोई ना कोई एक और अलग से जीव होगा, वो क्या करेंगे? आपस में संबंध बनाएंगे, संबंध बनाएंगे और ये उनका आपस में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होगा कि तू मेरे लिए ये काम कर और मैं तेरे लिए ये काम करूँगा। तो लाइकन क्या है? लाइकन शैवाल के साथ है। लाइकन के साथ क्या होता है? जो कवक होता है, लाइकन क्या है? इसमें एक तो कवक होता है और एक क्या होता है? शैवाल होता है। क्या होता है? शैवाल होता है। ये दोनों आपस में शैवाल कवक क्या बनाते हैं? संबंध बनाते हैं। और शैवाल क्या करेगा? शैवाल पे खुद का क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से क्या करेगा? ये अपना खुद भोजन बनाएगा। अब इसको भोजन की जरूरत नहीं है, ये भोजन किसको देगा? कवक को। कवक क्या है? जैसे इसको भोजन देगा तो कवक क्या कह रहा है? इसको रहने के लिए जगह दे रहा है। क्या कह रहा है? रहने के लिए जगह दे रहा है। तो इनके अंदर यही एग्रीमेंट है, इसीलिए इनको सहजीवी बोला जाता है, इनको सिम्बोटिक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि ये इसके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, ये इसके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से ऐसे जीवन यापन करते हैं। तो कैसा संबंध है इनका? सहजीवी संबंध है। समझ में आया? ऐसे ही माइक्रोराजा पेड़ पौधे की जड़ों में पाया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइकन शैवाल कौन सा कार्य करता है? जो लाइकन में शैवाल है वो क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा। क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि शैवाल के अंदर क्लोरोफिल नाम का क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल नाम का क्या पाया जाता है? पदार्थ पाया जाता है, जिससे क्या सनलाइट की जरिए क्या है? भोजन बनाता है। उसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में फिर जो जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में, वो हम अलग डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप बिल्कुल आपका मैथ, आपका जो साइंस है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये हमारी जो जितनी भी साइंस है, भूगर्भ विज्ञान है या फिर हमारी जो ब्रह्मांड विज्ञान है, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में हम साथ साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे, डिटेल में भी जानेंगे, पढ़ेंगे। लाइकन में कवक का काम क्या है? कवक क्या करेगा? क्या करेगा? जो वो भोजन बना रहा है तो उसमें क्या जल या खनिज होगा, उनका साथ साथ क्या करेगा? अवशोषण करेगा। क्या करेगा? अवशोषण करेगा। तो ठीक है, कवक और शैवाल का पूछ लेती हैं कि सहजीवी में कवक का किसके साथ संबंध है, या फिर शैवाल का किसके साथ होगा? कवक के साथ होगा ना। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। माइक्रोराजा, माइक्रोराजा भी क्या है? सहजीवी संबंध रखता है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है लाइकन से रिलेटेड। आज के टाइम में क्वेश्चन आता है माइक्रोराजा से। माइक्रोराजा भी क्या है? सहजीवी संबंध बनाता है। जो पेड़ होता है, क्या है? पेड़ होता है। इनकी क्या है? ये जड़ें हैं। क्या है? जड़ें हैं। तो इसके अंदर ये छोटे छोटे क्या देखिए, इसके अंदर नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी है, बहुत सारे खनिज तत्व हैं और पानी भी है ना। तो इसमें क्या है कि साथ साथ कवक रह रहा है। क्या है? कवक रह रहा है। तो पेड़ के साथ कवक है। ये कवक इसको क्या करेगा? यहाँ से खनिज तत्व को यहाँ पे अवशोषण करने में पेड़ की क्या करेगा? सहायता करेगा। क्या करेगा? सहायता करेगा। और जैसे ही पेड़ क्या है, इसको अपना भोजन बनाने के लिए नीचे से खनिज तत्व चाहिए, ये खनिज तत्व भी इसको देने में क्या करता है? इसकी हेल्प करता है कवक पेड़ की। और जैसे ही पेड़ क्या करेगा? भोजन बनाएगा। इससे जो शर्करा होती है, शर्करा किसको चाहिए? फिर कवक को। कवक को भी भोजन चाहिए, तो कवक को क्या? शर्करा के रूप में क्या है? इनका पोषण भेजता है, पोषण भेजता है कवक को। तो देखो, अगर कवक इसको ये खनिज तत्व ऊपर भेजने की हेल्प नहीं करेगा तो फिर ये क्या? भोजन नहीं बनाएगा। भोजन नहीं बनाएगा तो ये क्या है? जीवित नहीं रहेगा। इन दोनों के बीच में भी क्या है? पेड़ पौधे और उस पेड़ के और कवक के बीच में संबंध है। और वो कौन सा होता है? माइक्रोराजा पेड़ होता है। माइक्रोराइजा ऐसा पेड़ है ये। इनकी जड़ों में क्या है? कवक होता है। और कवक क्या है? इनको खनिज तत्व देता है। और उसके रूप में क्या है? जैसे ही वो पोषण भोजन बनाएगा, शर्करा के रूप में पोषण किसको देता है? कवक को देता है। तो ये कैसा संबंध है? सहजीवी। आपने बहुत बार क्या है? ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये याद रखना है। माइक्रोराजा पौधे को किस प्रकार की मदद करता है? खनिज, जल, लवण का अवशोषण करने में हेल्प करता है। उसके बाद यीस्ट किस प्रकार की कोशिका है? वो कैसी है? एक कोश के। मैंने बताया था यूकेरियोटिक क्या होता है? कोश के होता है। अधिकांश जितने भी कवक हैं उसमें से 95% लगभग क्या है? एक कोश किया है। मशरूम किस वर्ग का कवक है? बैसिडी माइकोटा। मैंने इसके बताए थे ना, 4-5 टाइप बताए थे।
क्या बताए थे, जैसे लाइगोटा, बेसिडोमाइकोटा है ना, एक ड्यूटोरियोमाइकोटा था, वो उसका क्या है प्रजनन याद नहीं था, क्या प्रजनन ज्ञात नहीं हुआ था कि ये प्रजनन कैसे करता है। तो इसलिए उसका जो 5वां वर्ग था उसको क्या कर दिया था, 5वें वर्ग में रख दिया था। जब उसका प्रजनन ज्ञात हो गया कि ये प्रजनन कैसे करते हैं, हाइपो के जरिए करते हैं, कैसे करते हैं, तो फिर उसको 5वें वर्ग को बेसिडियोमाइटोकोटा में क्या कर दिया था, रख दिया गया था। फिर वो क्या हो गए थे, 4 वर्ग रह गए थे। तो मैंने अच्छे से आपको बताया है 4 वर्ग। तो उसमें से जो हमने किया था तीसरे नंबर पे बेसिडियोमाइटोकोटा, उसमें क्या है, मशरूम होती है। और ये मशरूम कैसी होती है, खाद्य प्रकार की होती है। कैसे, खाद्य की भी होती है और कैसी होती है, जहरीली भी होती है। कैसी होती है, जहरीली भी होती है, आपने याद रखना। और जो खाद्य प्रकार की मशरूम होती है, जो खाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए यूज़ होती है, उसमें बहुत मात्रा में क्या बी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें खनिज तत्व भी पाए जाते हैं, उसके अंदर अलग से विटामिन डी भी पाया जाता है, और प्रोटीन भी बहुत मात्रा में, उच्च मात्रा में पाया जाता है। फैट बिल्कुल जीरो होती है, और कैलोरी होती है वो भी क्या ज़्यादा मात्रा में होती है। मतलब वो एक प्रकार से बहुत सर्वगुण संपन्न है। और इसको साथ साथ मशरूम को, जो खाद्य मशरूम होती है, उसको साथ साथ मैंने आप क्लास में बताया था कि कौन सी, शाकाहारी मांस भी कहा जाता है इसको। कैसा मांस, शाकाहारी मांस। एक तो मशरूम है जो बिल्कुल 30-40 रुपया पैकेट होता है, वाइट कलर की होती है। मैंने उसमें बिल्कुल अच्छे से डायग्राम में चित्र के साथ समझाया था क्लास में, वो क्लास देखिए। और सेकंड क्या है, जो एक खाद्य है गुच्छी, क्या है, गुच्छी नाम की सब्जी जो पहाड़ों में मिलती है, वो इस प्रकार की होती है, ऐसी 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 इस प्रकार की होती है, ठीक है, वो गुच्छी। तो ये गुच्छी सब्जी क्या है, लगभग इसका मार्केट रेट 30,000 25,000 के समथिंग किलो के भाव में है। सबसे महंगी सब्जी है ये, कवक के रूप में थैली नुमा होती है। ये कैसी होती है, थैली नुमा। ये कवक खाद्य के रूप में भी यूज़ होती है, औषधि के रूप में भी यूज़ होती है, बहुत सारी इसकी एंटीबायोटिक की दवाई बनाई जाती है। तो खाद्य के रूप में क्या 30,000 के आसपास किलो के समथिंग इसका भाव है। जितनी अच्छी इसकी क्या की गुणवत्ता होगी, वो उसी का ज़्यादा क्या होगा, रेट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है। तो मैंने बताया कि हाँ, कभी भी कोशिका भित्ति कवक से रिलेटेड आए तो वो किससे बनी होती है, काइटिन नाम से बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है, किससे, काइटिन से। लगभग ये बहुत कई साल से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लगभग सभी एग्जाम में आता है। अगर आता है कवक से रिलेटेड, काइटिन से। किससे, काइटिन, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से, ठीक है। मैंने आपको ये समझाया है। उसके बाद देखो, जो मैंने बताया था कि उसके जो 4 पार्ट हैं, जैसे बेसिडियो, जाइगोटा, इसी प्रकार इसको देखो एग्जाम बुक के अंदर बुक के अंदर आपको या तो इसको मिलेगा काइट्रीडियो माइटोकोटा या फिर मिलेगा चिट्रीडियो माइटोकोटा। आपने याद रखना है ये किस प्रकार गति करते हैं। तो मैंने इसको बताया था कि इसका एक आकृति बताई थी पत्ते जैसी, कैसी, ऐसे पत्ती जैसी। तो जो यहाँ से यहाँ तक का इसका जो हिस्सा है, इसको फ्लैजिलम बोल देते हैं। इसी के जरिए क्या है, ये गति करता है, तो फ्लैजिलम है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट होगा। बिल्कुल अच्छे डायग्राम के साथ इसको अच्छे से इसका हमने वर्णन किया था। शमट रोग है, तो मैंने जैसे ये कवक के बारे में डिटेल में बताया था, कवक कैसा क्या क्या कुछ होता है, तो उसमें शमट रोग था, बताया था कि गेहूँ वगैरह में या चावल वगैरह में रोग, या बाजरा के अंदर रोग पैदा हो जाता है। तो वो क्या है, किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। शमट रोग याद रखना, शमट रोग कई ऐसे खाद्य पदार्थों में होता है, तो वो कवक के जरिए होता है। एस्परजिलोसिस रोग किस कवक के कारण होता है, एस्परजिलोसिस मैंने बताया था, जिसको अस्थमा या फिर दमा का रोग बोल देते हैं। तो वो किससे, एस्परजिलस फैमिगेटिस, ये बताया था ना, इससे क्या है, ये रोग होता है, याद रखना। ये मैं लास्ट क्लास में बताया था। जो दमा रोग, अस्थमा रोग होता है, उसमें जो कवक होता है एस्परजिलस फैमिगेट्स नाम के क्या है, कवक से रोग होता है। और कई जगह बुक में मिलेगा आपको एस्परजिलस फ्यूगस। फ्यूगस राइट नाम नहीं है, राइट नाम यही है फैमिगेट्स। क्या है, फैमिगेट्स। बहुत सारी बुक में या बहुत सी जगह आपने पढ़ा होगा एस्परजिलस फ्यूगस, वो नाम सही नहीं है। सही नाम क्या है, एस्परजिलस फैमिगेट्स।
उसके बाद एस्परजिलस का मुख्य शरीर अंग को प्रभावित करता है, मतलब जिसको ये रोग हो जाता है, अस्थमा रोग या दमा रोग हो जाता है, तो मैंने बताया था वो फेफड़े, और फेफड़े के अंदर जो हमारा लंग्स होता है, और लंग्स में क्या करेंगे, अलग से क्या होती है, नलिकाएँ होती हैं काफ़ी, उस नली के अंदर जैसी नली है, नली का के अगले वाला हिस्सा है, तो इस हिस्से में क्या है, ये कवक जाड़ बना देगा। जाड़ बनाने से क्या है, वो श्वास लेने में, श्वास लेते ही हमारे लंग्स क्या करेंगे, फैलेंगे, फूलेंगे। अब ये जाड़ बन चुका है तो फैलेंगे, तो उसको जकड़ लेगा। जकड़ने से क्या है, फूलेंगे नहीं, मतलब पूरी तरह से सांस नहीं लेंगे, तो उसको क्या, सांस की बीमारी हो जाती है। तो ये कारण है, तो उसका क्या, फेफड़े। उसके बाद एस्परजिलोसिस किस प्रकार के रोगियों में अधिक पाया जाता है, जिसके प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा, वो कवक उसको क्या कर देता है, अटैक करता है। तो किसको होगा, प्रतिरक्षा तंत्र, कोशिका या प्रतिरक्षा तंत्र जिसका क्या है, कमजोर होगा, उन व्यक्तियों का ये रोग हो जाता है। उसके बाद एस्परजिलोसिस रोग का प्रसार किसके माध्यम से होता है, तो वो भी है, मैंने बताया था, बीजाणु, स्पोर्स, हवा के माध्यम से क्या है, वो उसके श्वास के जरिए उसकी बॉडी में आ जाता है। उसके बाद इस रोग की पुष्टि के लिए उपयुक्त जांच कौन सी है, उसके लिए तो एक्सरा, चेस्ट का क्या होगा, एक्सरा होगा, किसका, छाती का, चेस्ट का, या फिर सीटी स्कैन होगा, क्या होगा, सीटी स्कैन होगा, इसके लिए दो ही है। उसके बाद रिंग वॉर्म के बारे में बताया था मैंने कि त्वचा पे ऐसे क्या होंगे, चमड़ी पे ऐसे रिंग टाइप में क्या दाद मिलेगा आपको, टीनिया मिलेगा। वो किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है, फंगी के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी दाद होते हैं तकरीबन क्या, कवक के जरिए होता है। रिंग वॉर्म का मुख्य कवक किसके द्वारा होता है, एक तो ट्रैकोफाइटिन, बहुत बार एग्जाम में आया है, पर याद रखिए साथ साथ माइक्रोस्पर्म्स या फिर एपिडर्मोफाइटो नाम के कवक से भी क्या ये रोग होता है। उसके बाद रिंग वॉर्म शरीर के किस भाग को सबसे अधिक प्रभावित करता है, वो देखो, अगर त्वचा हुआ त्वचा पे, या फिर नाखून के पास हुआ नाखून को, या फिर बाल को। नाखून को होगा तो नाखून के नीचे नीचे जैसे वो कवक लग जाएगा तो नाखून भी खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बाल में मैंने बताया था, बाल जहाँ से ये रोग हो जाएगा वहाँ से बाल उड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए फिर एंटी फंगल या जो भी शैम्पू वगैरह है, किट और कैनाजोल या जितने भी हैं, उसका यूज़ करने से क्या ये रोग जैसे ठीक हो दोबारा बाल उगना शुरू हो जाएंगे। और जिसके ये बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं फंगस की वजह से, उसका क्या होगा, लक्षण में एक तो उसको क्या, कब्ज रहेगी, सेकंड उसका शरीर में क्या, बहुत सारा क्या होगा, प्यास होगा। ये इसके क्या लक्षण स्टार्टिंग में दिखाई देते हैं। रिंग वॉर्म रोग का प्रमुख लक्षण कौन सा है, रिंग वॉर्म रोग का प्रमुख लक्षण क्या होगा, लगातार देखो, त्वचा पर गोलाकार में, त्वचा पे क्या ऐसे ऐसे रिंग वॉर्म दिखाई देंगे और लाल होंगे, और कैसे होंगे, खुजली जार तकते होंगे, इसमें क्या होगी, खुजली होगी, ठीक है, खारिश होगी। उसके बाद आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि रोग के उपचार में कौन सी दवा दी जाती है। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें जितनी भी एंटी फंगल क्रीम होती है या टैबलेट होती हैं, एंटी फंगल मतलब जो फंगल को या कवक को ख़त्म करे, उसको एंटी फंगल बोलते हैं, ठीक है, उसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद हिस्टोप्लाज्मी रोग भी क्या है, किसके कारण होता है, वो कवक के कारण होता है। और वो कौन सा होता है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलटम, क्या, कैपस्टम, कैप्सुलटम, क्या है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलटम नाम के क्या कवक से होता है। और मैंने बताया था ये क्या है, किसी पक्षी की, मुर्गा हो, कबूतर हो, चमगादड़ हो, पक्षी हो, उसके बीट के जरिए वो मिट्टी मिक्स होकर मिट्टी के जरिए हवा के माध्यम से क्या है, वायु में श्वास के जरिए क्या उसके शरीर के अंदर चला जाता है। वो किसी न किसी शरीर के अंदर जाएगा तो क्या ये रोग हो जाता है, और ये भी श्वास लेने में दिक्कत पैदा करता है, बलगम भी आएगी, खून भी आएगा, बहुत सारे क्या इसके लक्षण दिखाई देंगे। हिस्टोप्लाज्मा संक्रमण मनुष्य के किस माध्यम से फैलता है, हवा मौजूद बीजाणुओं में, हवा के द्वारा, ठीक है, मैंने इसको आपको भी बता दिया है। उसके बाद देखो, हिस्टोप्लाज्मोसिस मुख्य रूप से शरीर की संघ को प्रभावित करेगा, फेफड़े को, साथ साथ जो श्वास नली है, श्वास नली मतलब क्या, श्वास नली से लेके हमारे जो ये फेफड़े हैं यहाँ तक क्या है, इसका ये पूरा क्या प्रभावित रहेगा। और साथ साथ क्या है, इसमें कमजोरी भी आएगी, और साथ साथ क्या रहेगा, बुखार भी रहेगा। हिस्टोप्लाज्म में मुख्य माध्यम क्या है, तो वो मुख्य जो माध्यम, देखो माध्यम क्या है कि हवा के द्वारा, और वो जो मुख्य माध्यम होगा वो क्या है, चमगादड़, पक्षी, कबूतर या मुर्गे की जो
बीट होती है। खास कर ये किसको रोग, किस व्यक्ति को ये रोग मिलने को ज़्यादा चांस होते हैं, जो मुर्गा फार्म वगैरह ओपन कर रखा है जिसने, ठीक है। अगर किसी ने मुर्गा फार्म वाला बिजनेस शुरू कर रखा है तो वहाँ पे ज़्यादा चांस है रोग फैलने के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनिया कैपिटिस किस कारण होता है? वो कवक के कारण होता है। टीपी मतलब दाद, दाद की बात है ये, क्या है? दाद की। एक दाद होता है खोपड़ी वाला, मैंने उसके बारे में बताया था आपको। टीनिया कैपिटिस रोग मुख्य रूप से कहाँ देखो, सिर की खोपड़ी, बालों की जड़ें, ठीक है, त्वचा। तो टीनिया कैपिटिस क्या है? सिर की खोपड़ी, जो हमारी स्कल्प्स होती है, खोपड़ी होती है, यहाँ पे बाल होती हैं, इसमें तेजी से फैलेगा तो बाल झड़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद टीनिया कैपिटिस का कारण बनने वाला मुख्य कवक कौन सा है? ट्रैकोफाइटन स्पीसीज। ट्रैकोफाइटन स्पीसीज की जितनी प्रकार की जाती हैं इनके बिलोंग करता है, वो क्या है? इस रोग को पैदा करते हैं। उसके बाद स्कैबिज रोग का मुख्य कारण है, स्कैबिज मैंने बताया था ये कवक रोग नहीं है, ये जो एक कीट होता है, एक परजीवी कीट होता है, उसके काटने की वजह से ये रोग होता है। परजीवी कीट कहाँ मिलता है? बिल्कुल खराब स्थान पर, या जहाँ पे स्वस्थ स्थान नहीं है, या फिर जो खराब आटा है, या खराब कोई दाल, गेहूँ, चना, जो बाजरा, सरसों, उसमें क्या तेजी से ये मिलती हैं। उसमें मिलने से क्या ये परजीवी होता है, क्या? सरकैप्टोस्कैबिज नामक परजीवी कीट होता है ये माइट, ठीक है। इसकी काटने के वजह से क्या हो जाता है? ये रोग होता है। इसमें क्या है कि ये जैसे त्वचा में काटेगा, काटने के बाद वो अंदर बील बनाएगा, बील के अंदर रहेगा, और रात को तेजी से क्या होगी? खुजली होगी, और बॉडी पे लाल लाल दाने हो जाएंगे काफ़ी संख्या में। मैंने क्लास में आपको लास्ट क्लास में इसका डायग्राम के साथ साथ इसका एक पिक के चित्र के जरिए इसका दिखाया गया, ऐसे लक्षण होंगे। और दूसरा क्या है इसमें कि घून नाम का भी क्या है? जीव पाया जाता है, घून नाम का, GHOON, घून नाम का भी जीव परजीवी है, वो भी इसकी वजह से भी। तो इसमें क्या, एक तो क्या करेंगे? काटेंगे, बिल बनाएंगे, अंदर रहेंगे। दूसरा क्या है? काटने के बाद त्वचा के अंदर छेद बनाएंगे, बिल बनाएंगे, बिल के अंदर हजारों संख्या में क्या अंडे देंगे। अब जैसे अंडे देंगे उनको जगह क्या ग्रोथ करेंगे तो जगह बढ़ती जाएगी, ऐसे इस प्रकार से ये क्या बढ़ते जाएंगे, है ना। तो वो जैसे बिल बनाते जाएंगे, हजारों संख्या में अंडे देंगे और वो ग्रोथ करेंगे, धीरे धीरे क्या बढ़ता जाएगा, पूरे शरीर में निकल जाता है। तो इसके लिए क्या है, एक तो क्या बिल्कुल रात को तेजी से खुजली होगी, क्या होगी? रात को तेजी से खुजली होगी, और धूप में जैसे व्यक्ति काम करेगा तब भी उसको क्या बहुत तेजी से क्या होगी? खुजली होगी। तो इसके लिए अलग अलग क्या है, परमेथ्रिन, बेंजिल नाम की ये बहुत सारी, या फिर लेंडन नाम की जो क्रीम है ये बहुत सारा है, या फिर 2 साल के बच्चों से अलग जो सल्फर की क्रीम है उनका यूज़ किया जाता है। परमेथ्रिन है जो ये बिल्कुल क्या है, इसको इस पे अटैक जो जीव है, सूक्ष्म जीव है, कीट है, इसको बिल्कुल ख़त्म करता है परमेथ्रिन लोशन। तो स्कैबिज के लिए एक डॉक्टर या सभी डॉक्टर परमेथ्रिन लोशन दे देते हैं। अगर शरीर पे ज़्यादा है फिर वो उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन दी जाती हैं। तो और भी काफ़ी दवाइयाँ मैंने आपको क्लास में बताया है। तो क्या स्कैबिज नाम का परजीवी के काटने से कैसे कैसे काटता है, क्या क्या उसके अंदर लक्षण दिखाई देते हैं। क्या लगातार खुजली होगी, विशेषकर रात को होगी। तो स्कैबिज रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? लगातार खुजली, और खासकर रात को। और उसको धूप में, डॉक्टर सलाह देता है कि धूप में मत फिरना, क्योंकि धूप के अंदर ये तेजी से क्या करते हैं? गमन करते हैं। धूप लगेगी उनको जीव को तो वो और अंदर जाएंगे, है ना। तो इस करके वो क्या ज़्यादा खारिश या खुजली होती है। क्या किससे फैलता है? ये देखो, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उसकी सीधी त्वचा के संपर्क से फैलेगा, या उसके हमने ड्रेस यूज कर ली, या फिर उसका जो भी कोई कपड़ा यूज कर लिया, या उसकी त्वचा से त्वचा मिल गई, उसकी वजह से क्या तेजी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आ जाता है। उसके बाद क्या स्कैबिज एक कवक रोग है? ये कवक रोग बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताया था, पूछ लेते हैं एग्जाम में, स्कैबिज रोग कवक रोग है, ये कवक रोग नहीं है। ये कैसा रोग है? परजीवी के काटने से होता है, परजीवी के काटने से होता है। और इसकी मैंने बिल्कुल आपको एक डायग्राम में बताया था कि इस टाइप का क्या होता है, ये जीव होता है। स्कैबिज का उपचार सामान्य किससे किया जाता है? स्कैबिज का देखो, परमेथ्रिन या फिर बेंजिल, बेंजोएट जैसी दवाएं से क्या इसका यूज किया जाता है। और 2 साल से बच्चों के लिए क्या है,
सल्फ़र मरहम होती है, सल्फ़र क्रीम, क्योंकि ये तेज़ी से क्या इफेक्ट डाल देंगे, बच्चे की जो बेबी होता है उसकी स्किन थोड़ी सी नम होती है, इसकी वजह से क्या उसको सल्फ़र क्रीम की यूज़ की जाती है, वो आराम हो जाता है। और एक होती है लिंडेन क्रीम होती है, लिंडेन जो क्रीम होती है वो स्पेशल खासकर स्तनपान करवाने वाली महिला या गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल यूज़ नहीं करनी होती। तो इनकी अलग अलग दवाइयाँ हैं। तो ये तेज़ी से क्या है, स्कैबिज़ के लिए बहुत अच्छी काम करने वाली दवा है, बहुत जल्दी क्या काम करती है और जो ये कीट हैं उनको ख़त्म करती हैं। तो ये क्या हमने कवक क्या है वो क्लास, उसके बाद कवक से कौन कौन से रोग होते हैं वो, उसके बाद उन दोनों की क्लासों का कंबाइन करके MCQ क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं वो किए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन वाले बटन पे क्लिक करें ताकि आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिशेज़ के साथ, नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।